नमस्कार, मैं भंवर मेघवंशी जनज्वार के अपने कार्यक्रम हास्य के लोग में आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने बात की लॉकडाउन की वजह से बेघर फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं, रेहड़ी खोमचा लगाने वाले जो लोग हैं, उनके हालात क्या हैं, वो किन परिस्थितियों में इन दिनों गुजर रहे हैं, आजीविका का जो उनका संकट है, खाद्य असुरक्षा का जो उनका सवाल है, उस पर हमने बातचीत की और ये भी हमने जानने की कोशिश की कि जो बेघर लोग हैं उनके लिए किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। इस बार के इस अंक में हम एक ऐसे युवा से मिल रहे हैं जो कारपोरेट जगत से आया है और सामाजिक कार्य में लगा है। 2002 से निरंतर सामाजिक संगठनों के साथ काम कर रहे एक उच्च शिक्षित युवा कमल टांक से जनज्वार के इस अंक में हम मुलाकात कर रहे हैं। कमल टांक सूचना के अधिकार आंदोलन के साथ हैं। सामाजिक अंकेक्षण और पारदर्शिता जवाबदेही का जो ग्रासरूट मूवमेंट है, इसके साथ विगत 18 साल से लगे हुए हैं। उन्होंने इलेक्शन वॉच के साथ भी काम किया और इन सब के साथ साथ कमल टांक की एक पहचान ये भी है कि वो कुष्ठ रोगियों से लगा करके बेसहारा लोगों, बेघर लोगों के बीच में भी अपना काम करते हैं और इन सारी कामों की प्रेरणा वो स्वामी विवेकानंद और उनके साहित्य और उनका जो घर में एक माहौल मिला उनको धार्मिक आध्यात्मिक, उसको देते हैं। वर्तमान में कमल टांक मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े हुए हैं। आरटीआई मंच जो कि राजस्थान में है उसके साथ काम करते हैं। अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह और कविता श्रीवास्तव, इनके साथ उनका निरंतर काम है कमल टांक ने। और इस दरमियान जबकि कोविड काल में लोग अपने घरों में वायरस से डर के बैठे हुए थे, तब पीपीई किट पहन करके होमलेस लोगों के लिए चलाए जा रहे अभियान के साथ मिल करके जबरदस्त तरीके से लोगों की सेवा की, राहत के किट पहुंचाए और कई प्रकार के काम किए। तो इस बार के अंक में हम मिलते हैं कमल टांक से। तो सामाजिक काम में कैसे आए और इस काम में आने से पहले क्या करते थे? थोड़ा सा आपकी पढ़ाई लिखाई और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें। अध्ययन में तो मैंने एमबीए किया है, एलएलबी की है, मास्टर इन कॉमर्स में और मार्केटिंग में है डिप्लोमा, कंप्यूटर में है एप्लीकेशन डिप्लोमा। तो ये तमाम तरह के अध्ययन जो हैं वो तो किए गए हैं और उस अध्ययन के दौरान ही मैंने कई बार जो मतलब ये कह सकते हैं कि लर्निंग के लिए जो है 7 अलग अलग फील्ड में भी काम किया है। तो फील्ड वो कौन कौन से? वो फील्ड कॉर्पोरेट कम प्राइवेट जगत के हैं जिसमें टेक्सटाइल है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, एडवर्टीजमेंट है और टेक्सचर पेंट है और फाइनेंस है और उसके साथ एजुकेशन भी है। तो इस तरह के तमाम अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मिला और उनमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये लर्निंग मेरी स्टडी के साथ साथ जो हुई वो मुझे ये सिखाती रही कि जीवन कैसे चलना है और जीवन में के दोनों पहलू क्या हैं। तो ये एक कारपोरेट जगत से निकल करके एक तरह के कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरफ आप आ गए, तो कैसे पूरा इकोनॉमिक से सोशल में पूरा बदल गया? अचानक ये क्या हुआ? ये ऐसा तो नहीं है कि मेरे को ये समझ या सीख इधर आने की मुझे बाद में मिली। प्रण तो मेरा पहले ही था। यूं कह सकते हैं कि मेरा जब सेंस आया 8, 9 या उसके आसपास, तब से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि लाइफ को ले जाना तो सोशल फील्ड में है, परंतु उस पूरे यूं कह सकते हैं कि स्वयं के वार्तालाप में ये तय हुआ कि मुझे जाना है वहां, लेकिन उससे पहले ये जो तमाम तरह की जो सोशल कह सकते हैं डिग्रीज उनको ले लें। जैसे कि बाद में ये कहा जाए कि आप इनको ले लेते या ये हो लेता तो आप कुछ वैसा कर लेते, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि ये डिग्री मात्र हैं
लेकिन अगर ये आपके पास है तो ये गेट पास है कहीं भी जाने के लिए। तो आपके पास कहते हैं कि एक ताकत है, तो उसके बाद आप दूसरी बात कह सकते हैं कि ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। दूसरा विषय ये था कि इसी दौरान मन ने ये स्वीकार किया कि और जो मस्तिष्क ने माना वो ये था कि किसी भी तरीके से आप जब कोई भी काम करते हैं तो उसके अनुभव भी होने चाहिए। तो मैंने अपने उन अध्ययन के समय को उस अनुभव में डाल दिया, और वो मेरा मुख्य कारण था उस कॉर्पोरेट जगत में जाना, वहां काम कैसे होता है बाय हुक एंड क्रुक, और सब तरह के एडजस्टमेंट कैसे होते हैं वो देखने और समझने के मौके मिले। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था कि दुनिया कैसे चलती है, पैसा कैसे बनता है। तो इसके बाद जब आप मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ गए, आपने इलेक्शन वॉच के साथ काम किया, एसआर अभियान के साथ काम किया, आरटीएमएच के साथ काम किया, और भी कई सारे मूवमेंट्स के साथ, अभियानों के साथ आपने काम किया। तो क्या अनुभव रहा एक कारपोरेट जगत से निकल करके और ये सामाजिक जो सेवा का काम है, इसमें कुछ फर्क लगता है आपको या कैसे? ये बात तो है कि जब आप कॉर्पोरेट जगत में होते हो तो चीजें बिल्कुल साफ रहती है। साफ मतलब जितनी भी बेईमानी, जितनी भी मैनिपुलेशंस हैं, वो साफ दिखते हैं कि आपके सामने ये सब इस तरह के एडजस्टमेंट हो रहे हैं, और ये कुछ तो मजबूरी है और कुछ ग्रीड है। ये दोनों का संगम है जो कि आपको कराता है। और जब आप उससे इतर होके और जब कहते हैं कि संपूर्णतः सामाजिक क्षेत्र में जाके काम करने की सोचते हैं या फिर उसमें उतरते हैं, जैसा कि मैं इसमें उतरा, तो मैंने पाया कि ये बात सही है कि वो सामाजिक क्षेत्र है, लेकिन वहां की जद्दोजहद भी कमोबेश मोटे स्तर पर तो वही है, और उस एनजीओ संस्कृति में तो जबरदस्त वही चलता है कि आपके पर्क क्या है, पैकेज क्या है, सैलरीज क्या मिलती है आपको, और उसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है, ये सब बहुत ज्यादा चलता है। तो उसमें, और अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखें जो दूसरे क्षेत्र की है सर्विस की, वो कमोबेश एक जैसी ही लग जाती है वहां। बस बात यह है कि वहां आप एक पर्टिकुलर काम की सर्विस दे रहे होते हैं और कॉर्पोरेट में आप पर्टिकुलर काम की दे रहे होते हैं। वहां ग्रीड बहुत ज्यादा होती है, यहाँ ग्रीड नहीं है वैसी, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ वैसी है जिसके अंदर हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं 10 काम करूं, 20 काम करूं और उसको 100 गुना से ज्यादा दिखा दूं। तो वो तरह की ग्रीड है जो वहां, तो ये ग्रीड है कि हम 10 काम 20 काम करके 100 गुना पैसा कमा लें, यहाँ उस तरह की ग्रीड। तो आप परिवार में इकलौते बेटे हैं और बहनों की जिम्मेदारी है, माँ बुजुर्ग हैं, बावजूद इसके आपने आजन्म कुंवारे रह करके और सामाजिक काम करने का जो तय किया है, ये प्रेरणा कहाँ से है? क्या विवेकानंद से आई या सामाजिक क्षेत्र में आने के बाद आई? आपने सही बात पकड़ी, क्योंकि जब आप, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि मैं जब 9th 8th 10th में था, 8th 9th 10th में, तो एक बहुत सारी चीजों को अध्ययन करने का मौका मिला, और उसमें विशेष करके कहें तो स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा प्रभाव रहा, और उनको पढ़ने के बाद जीवन के मूल्यों को समझने की मुझे कम से कम हो सकता है कि एक शक्ति मिली। और दूसरे कई चीजें थी उसमें, फिर गीता भी है, फिर क्योंकि गीता का लगातार अध्ययन और लगातार जो यूं कहें कि उपदेशों को सुनना, सरमन्स को सुनना, वो लगातार मेरी माताजी द्वारा चलता रहता था, तो मुझ में भी वो फीलिंग, वो सुनाई तो सब मुझे देते थे, तो उसके जो मंतव्य है उनको भी मुझे समझने का मौका मिलता। इन सब ने मुझे ये जरूर तय किया कि यदि आपको सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, तो उस समय निर्णय लिया गया कि यदि सामाजिक क्षेत्र में जाना है तो फिर आपको परिवार नहीं बनाना है, अन्यथा आप भी इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर किस मकड़जाल में कब फंस जाओ वो आपके लिए पूरी संभावना है। इसलिए आपको परिवार नहीं बनाना है। ये एक तरह का प्रण उस समय तय हुआ था कि यदि सामाजिक क्षेत्र में जाना है तो आपको ये नहीं करना चाहिए, और अगर यदि परिवार बनाना है तो फिर परिवार की जिम्मेदारियां उस तरीके से निभानी है। तो ये तय था और उसको अब तक कायम रख पाए, ये सबसे अच्छी बात है। तो जो एक मोह माया से आपका रिश्ता टूट गया, तो फिर आप इतने निर्लिप्त हो गए कि आपने अपनी देह को भी दान कर दिया। वो तो मतलब बात चली थी, भंवर जी आप स्वयं ही आए थे, मतलब थे वहां पर जयपुर में, और आपने कहा कि देह दान करने जाना है, तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं काफी समय से सोच रहा था, तो ये दोनों एक साथ हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो
तुरंत ही वो फैसला हो गया और वो आपके साथ हमने देहदान का भी काम कर दिया। तो मजदूरों के लिए लड़ते हुए, किसानों की बात करते हुए, और तमाम तरह के गरीबों की बातों को उठाते हुए इस कोविड काल में आपने एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में जबरदस्त सेवाएं दी। खासतौर पे जो बेघर लोग हैं और जो श्रमिक हैं, वो कैसा अनुभव रहा? मतलब इस दरमियान, क्योंकि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, लेकिन ये जो पर्टिकुलर समय था जब पूरा एक ऊपर से नीचे तक पीपीई किट पहन करके और लोगों के बीच जा करके, जब लोग डर के मारे घरों से नहीं निकल रहे थे कोरोना वायरस के खतरे से, तब खुलकर के लोगों के बीच में जाना और उनको राहत सामग्री बांटना, उनके सुख दुख में काम आना, ये जो अभी आपने किया, इसका प्रेरणा या ये इसको करते रहने की जो ताकत है वो किधर कहां से? वो अगर देखें तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि वो कितना सही है नहीं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत पुरानी कहानी है कि विवेकानंद जी से उनके ही योगियों ने जब पूछा था, क्योंकि एक फ्लैग आया था उनके समय में, विवेकानंद जी के समय में, और वो फ्लैग में उनके सारे के सारे जो गुरु भाई यानी कि जो उनके साथ योग करते थे, उन्होंने सबने उस समय वो योग करना या उस ध्यान करने को छोड़ के और दिन रात वही काम करते थे कि प्लेग पे जो बीमार से जो पीड़ित लोग थे उनकी सेवा करते थे, पीड़ित माने। तो जब शाम को एक दिन सारे गुरु भाई आके बैठे विवेकानंद जी के पास और उन्होंने कहा कि अरे भाई, रोज जो है आप हमें वहां भेज देते हैं, हम तो महाराज स्वामी जी आपके पास योगी बनने आए थे, लेकिन आपने हमें लगा दिया इस संसारिक कामों में। हम तो ब्रह्मा को प्राप्त करने आए थे, इस ब्रह्म को प्राप्त करने आए थे, और आपने लगा दिया मुझे इनमें, हम तो योगी बनने आए थे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जिस दिन तुम समाज के लिए उपयोगी बन जाओगे, योगी तो स्वतः ही बन जाओगे। एंड दैट वाज द लाइन जो कि हर एक को प्रेरणा दे सकती है। और मैं सोचता हूँ कि समाज सेवा में काम करने वालों की तो ये ड्यूटी है, ये उस समय उनको काम करना ही था। अगर वो नहीं करते तो वो उनकी ड्यूटी की खिलाफत होती। तो मुझे लगता है उन्होंने कुछ नया नहीं किया, तो हमारी ड्यूटी थी। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो इस समय काम ना करे तो गलत है। कोई पुलिस ऑफिसर है, वो इस समय काम ना करे तो गलत है। तो ये हर समाज सेवक की ड्यूटी थी और मुझे लगता है वही किया हमने, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सामाजिक क्षेत्र में आप अपनी एक अलहदा राय रखने के लिए जाने जाते हैं, तो ये क्या आप राइट टू डिबेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या राइट टू डिसेंट को स्थापित कर रहे हैं? समस्या ये है कि शायद पूर्व भी होता होगा और अभी भी है और वर्तमान में भी देखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति हैं वो जब किसी राय को कायम करते हैं तो वो अर्ध सत्य तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि वो अर्ध सत्य उनको सूट करता है, या उनकी विचारधारा को या उनके काम को या उनकी पहल को वो सूट करता है। तो जितना जितना सूट करता है उतना तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सत्य का जो दूसरा हिस्सा है उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, उससे बचना चाहते हैं। और जब वो बचना चाहते हैं तो मेरे जैसे लोग, जो कबीर ने कहा था कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो फिर बैर किस बात का, जो सत्य का दूसरा हिस्सा है उसको भी उजागर कर लेते हैं। और वो मेरे पक्ष में जाए, मेरे पहल की अनुकूल हो या मेरे विचारधारा को सूट करता हो या ना करता हो, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे द्वारा हमेशा यही होता है कि मैं वो वाला पहलू रख देता हूं या सत्य के उस पहलू पर भी बात करना शुरू कर देता हूं जो सूट नहीं करता है जिनके साथ मैं हूं या जिनके साथ खड़ा हूं जिस भी समय। तो परेशानी होना लाजमी। तो ये आपको अलोकप्रिय नहीं बनाता? बनाता है, लेकिन फिर कबीर से ये शिक्षा मिलती है कि आप को क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने जैसे कहा था कि कबीरा खड़ा बीच बाजार, लिए लोकटी हाथ, मांगे सबकी खैर, अकाउ से ना दोस्ती ना अकाउ से बैर। और उसी समय उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ वही चल सकता है, यानी कबीर की विचारधारा पे वही चल सकता है जो कि अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार हो। और वो लाइन भी फेमस है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं कि जो अपने आप को भूम करना चाहे या सुहा करना चाहे
वो चले हमारे साथ। जो घर वाले अपना हाँ, वो चले हमारे साथ। तो आपकी सारी प्रेरणाएं अतीत से आती है, कबीर से आती है, भगवत गीता से आती है, विवेकानंद से आती है। वर्तमान में कोई ऐसा नहीं है जो आपको प्रभावित करे? समकाल कंटेम्प्रेरी जो कंटेम्प्रेरी में ऐसा नहीं है कि वो प्रभावित नहीं करते हैं। उनकी मेहनत और उनकी लगन और लगातार काम करने की जो उनकी छवि है या उनकी जो पद्धति है, वो हमेशा प्रेरित करती है कि आपको रुकना नहीं है। उसमें कई नाम है, शंकर सिंह जी नाम है मेरे संगठन के, अरुणा रॉय जी हैं, निखिल डे जी हैं। ये लोग हैं जो लगातार काम करते रहते हैं और रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। तो वो प्रेरणा देते रहते हैं कि आपको जब आप किसी भी मिशन पर हो, किसी भी काम पर हो, तो लगे रहो। सफलता मिले ना मिले, बदनामी मिले या कुछ भी हो, लेकिन आप अपने काम में लगे रहो। तो ये आज के समय में जो है वो प्रेरणादायक रूप से बात बनाते हैं काम करते वक्त। तो निरंतर आप लगे हुए हैं और बहुत सारे और लोग भी लगे रहते हैं। तो अभी जो नौजवान पीढ़ी के समाज सेवक आ रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? उनको इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? ये एक तो मुख्य रूप से तो मुझे लगता है कि उसे अपनी एक समझ को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। और उस समझ के अंदर जहां हम कहते हैं कि हम नफरत नहीं करेंगे, तो नफरत फिर किसी से नहीं करनी चाहिए उन्हें। वो चाहे आपका विचारों से सहमत वाला व्यक्ति हो या असहमत वाला व्यक्ति हो, या जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, उनसे भी नफरत नहीं करनी चाहिए। ऐसी समझ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस क्षेत्र में आने के बाद ऐसी समझ बनाने वाले लोगों को साथ रखते हुए, साथ लेते हुए या उनके साथ रहने की कोशिश की जानी चाहिए, जो स्पेस भी दे और समझने की कोशिश भी करे। दूसरा यह है कि बाकी काम जो है वो तो उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो उसमें कितना तन्मयता से कितना जुड़ना चाहता है, अपना कितना उसके अंदर होम करना चाहता है, उसमें देना चाहता है। क्योंकि ये क्षेत्र एक तरीके से तो आने का मतलब ही है कि आपको इसमें सब कुछ अपना जो है वो निछावर करना है, आपकी मेहनत, आपका समय, आपका जीवन, तब तो वो ठीक है। अन्यथा अगर आपको उससे कुछ लेना है तो फिर वो मेरे को लगता है कि फिर कई क्षेत्र हैं जिसमें ऐसा लिया जा सकता है, सर्विस करते हुए भी, क्योंकि वो भी सब सर्विस क्षेत्र ही है, सेवा के क्षेत्र हैं, लेकिन फिर वो लेने वाली पद्धति उसमें अलग हो जाएगी। ये ध्यान रखना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी काम होगा मुझे लगता है ठीक ही होगा और अच्छा ही रहेगा उनके लिए, सबके लिए। तो कैसे फिट रखते हैं अपने आप को आप? ये करते हैं ये शारीरिक स्वस्थ और मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखना, ये काम करते हुए कैसे करते हैं? एक तो यह है कि स्वास्थ्य के लिए तो प्राणायाम लगभग डेली करता हूँ, छूट जाए वो अलग है। तो ये फिजिकल जो प्राणायाम है और योग का एक सबसे बड़ा साधन है अपने आप को स्वस्थ रखने का, तो मैं उसमें पूर्ण विश्वास रखता हूँ और उसको करता भी हूँ। तो उससे मुझे काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूसरा रहा कि वो आपको मानसिक रूप से भी एक तरीके से संतुष्टि देता है कि आप जो हैं वो कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए तो कम से कम कुछ समय दे रहे हैं। तीसरा यह है कि मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहने के लिए मैं नो डाउट कबीर को सुनते हैं और हमेशा कहता हूं मैं कि कबीर को सुनना या गाना आसान है, पर कबीर के कहे अनुसार या कबीर के जैसे जीवन चलाना बड़ा मुश्किल है। और अगर चलाते हैं तो वो फिर पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अनुकूल स्थिति हो जाएगी जीने की। कमल टांक जैसे युवा हमारे देश और समाज की उम्मीद है। उनके कार्य, जोश और जज्बे को सलाम करते हुए आज बस इतना ही। अगली बार इसी समय इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।